नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए उनको भी हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम यहाँ बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम अपवर्तनांक कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण निर्वात से या फिर वायु से, यहाँ पे हम वायु को या फिर वैक्यूम को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैक्यूम या फिर एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में यानी निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल लगभग सेम ही होती है, लगभग समान होती है। तो प्रकाश की किरण जो है वो वैक्यूम से या फिर एयर से किसी एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रवेश करती है। मान लेते हैं ये ग्लास है, ये कोई एक कांच का टुकड़ा है, कोई ग्लास है। तो ग्लास क्या है बताओ? तो हम कह सकते हैं ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली क्यों? क्योंकि लाइट जहाँ से पास कर सकती है हम उसको ऑप्टिकल कहते हैं। जैसे अगर आपसे बोले स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे ऑप्टिक्स कहलाता है। उसीलिए हम यहाँ पे लेते हैं ऑप्टिकली, यानी ऑप्टिकली मतलब जहाँ से प्रकाश की किरणें पास हो सकती हैं। तो या तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा या फिर ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। तो अगर हम वायु की तुलना करेंगे कांच से, तो वायु के कंपेयर में जो कांच है वो ज़्यादा सघन है। क्यों? क्योंकि कांच के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो बहुत पास में हैं और वायु में वही कण जो है वो बहुत दूर हैं। तो प्रकाश की किरण जब वायु से आएगी तो रास्ते में बहुत सारे जो कण हैं दूर हैं, तो टक्कर उतनी नहीं हो पाएगी। तो चाल कैसी होगी? बहुत तेज होगी। लेकिन जैसे वो प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में, लेकिन वो ऑप्टिकली डेंसर होना चाहिए। जैसे अगर दीवार है या फिर अगर कोई अपारदर्शी माध्यम है तो वो ऑप्टिकली नहीं है, इसका मतलब कि उसमें प्रकाश की किरण पास नहीं कर पाएगी। तो प्रकाश की किरण को पास करने के लिए ज़रूरी है कि ऑप्टिकली कोई मीडियम होना चाहिए, चाहे वो डेंसर हो या फिर रेयर हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वायु है, यहाँ पे प्रकाश की चाल बहुत तेज होगी, क्योंकि रास्ते में जो कण हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूर थे, तो टकराव ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन जैसे वो इस कांच के अंदर प्रवेश करेगी वैसे उनकी टक्कर ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और हम जानते हैं कि जैसे ही माध्यम चेंज होता है, जैसे ही मीडियम बदलता है, तो प्रकाश की किरण जो है वो मुड़ जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही दूसरे माध्यम की सीमा पर प्रकाश की किरण पहुँचेगी, क्या करेगी? वो अपने इस रेखीय पथ से ना चलकर, ये उसका रेखीय पथ है, ये प्रकाश का रेखीय पथ है। तो रेखीय पथ से ना चल करके, अपने स्ट्रेट लाइन से ना चल करके वो क्या करेगी? अपने नॉर्मल की तरफ, अपने अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है? इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं अपवर्तन। तो ये अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें वैक्यूम में यानी निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो सबसे तेज है। दूसरा अगर हम देखें, जो ग्लास है, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और जो एयर है ये कैसा है? ये रेयर मीडियम है, यानी ये विरल है। और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ग्लास है वो कैसा है? वो सघन माध्यम है, सघन है। तो जैसे विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है।
तो ग्लास में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। अब यहाँ पे ग्लास होता या फिर यहाँ पे पानी होता, अगर हम कहते हैं कि वायु से पानी के अंदर प्रकाश की किरण एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो चाल उसकी घट जाएगी, क्योंकि पानी सघन है किसकी तुलना में, वायु की तुलना में सघन है। और हम जानते हैं कि अगर कोई माध्यम सघन होगा तो वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होती है, वो धीमी हो जाती है। अगर माध्यम विरल होगा, रेयर होगा, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से यही कुछ रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है, यानी कोई मीडियम, कोई माध्यम जो है वो कितना ज़्यादा ऑप्टिकली सघन है। बस यही बात हमें करनी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू या फिर n बराबर C/V, यह इसका फार्मूला है। या तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यानी अपवर्तनांक को या तो n से हम डिनोट कर सकते हैं या फिर हम म्यू से व्यक्त कर सकते हैं, बराबर क्या होगा, C/V होगा। अगर यहाँ पे देखें जो n या फिर म्यू है यही है अपवर्तनांक, ठीक है, और जो c है, c का यहाँ पे मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम या फिर एयर। इसका मतलब क्या है, निर्वात में या फिर वायु में प्रकाश की चाल, और v का मतलब यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी उसके रिस्पेक्ट में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पे हम इसकी छोटी सी परिभाषा लिखें और व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, किससे, टू दैट या टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब होता है कि निर्वात में या फिर वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल दी गई है बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपसे बोला है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कांच का जो अपवर्तनांक है वो प्राप्त करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि n बराबर, n का मतलब होता है अपवर्तनांक, बराबर C/V। आपको ये फार्मूला मालूम है, आप केवल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आपको मालूम है कि C का मतलब होता है प्रकाश की चाल इन रेयर मीडियम, यानी जो सबसे विरल माध्यम होगा जहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी हम उसको ही लेंगे, और हम जानते हैं वो है वैक्यूम में या फिर वायु में। तो यहाँ पे जो C है तो C को हम लेंगे वैक्यूम, ऐसा वैक्यूम मान लेंगे हम। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और यहाँ पे हमको V दिया गया है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं,
तो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड बटे में 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो आपसे पूछा गया था कि जो कांच है, जो ग्लास है, उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या है, तो 1.5 आ गया है। बस आपसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी जो कांच है उसका अपवर्तनांक आपको दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, यहाँ पे हमने देखा कि जो कांच है उसका जो अपवर्तनांक है 1.5 निकल करके आया है विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, तो वो निर्वात के सापेक्ष, वैक्यूम के सापेक्ष या फिर वायु के सापेक्ष निकल करके आया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कांच है वो वायु के सापेक्ष कितनी ज़्यादा सघन है, कितनी अधिक डेंस है, 1.5 टाइम्स अधिक सघन है कांच किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, जहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में अगर प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो आपको बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, यहाँ पे ग्लास होगा, क्योंकि आपको लाइट के बारे में तो दिया गया है वैक्यूम में इतना है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, आपको अपवर्तनांक दिया गया है। तो क्वेश्चन आंसर 2 देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, तो यहाँ पे n, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, n का मतलब क्या है, 1.5 दिया गया है। और यहाँ पे इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो c है वो कितना है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। और जो v है, v का मतलब क्या होता है, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में। यहाँ पे माध्यम कौन है, कांच है, जो हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि n बराबर क्या होगा, c/v होगा, ठीक है। अब लेकिन हमको v फाइंड करना है, तो v को जब आप इधर लेके आएंगे तो c/n हो जाएगा। तो हमको ये फॉर्मूला रख करके सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं और इससे हम जान पाएंगे कि अगर कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है, तो कांच के अंदर कितनी प्रकाश की चाल होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। v बराबर c कितना है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है, और बटे में n कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, और 15 दूनी कितना होगा, 30 होगा। तो 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी डायमंड में, हीरे में प्रकाश की चाल आपको दी गई है। तो यहाँ पे जो आपको v दिया गया है, v कितना आपको दिया गया है, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपको n फाइंड करना है। और आप जानते हैं कि जो c है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन में प्रकाश की चाल निर्वात में यानी तुलना नहीं दी गई है, तो आप ये मान लेंगे कि c की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है, इतना मान लेंगे आप लोग। तो सॉल्व करेंगे आप लोग। तो n बराबर आपको मालूम है क्या होगा, c/v होगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में कितना आएगा, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व करेंगे इसको। आप यहाँ से जब
पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आप 2 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 300 बटे 124। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर कुछ आएगा 2.4 समथिंग। तो हम मान लेते हैं कि 2.4 ये हीरे का अपवर्तनांक है। तो हीरा जो है, अभी हमने देखा था कि जो कांच था, जो ग्लास था, उसका कितना अपवर्तनांक आया था 1.5 आया था, और जो डायमंड है, जो हीरा है, उसका कितना आया है 2.4 आया है। तो हम कह सकते हैं कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा है। तो हीरा अधिक ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा सघन है, किसके तुलना में, ग्लास की तुलना में ज़्यादा सघन है। तो यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, यानी कांच का जो अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष 3/2 है, और आपको बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के सापेक्ष निकालना है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो n है वो अपवर्तनांक है। इसका मतलब क्या है कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। इसका मतलब है कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है, 3/2 दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, आपसे बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, आपको ये निकालना है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे आपसे बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी वायु का पूछा गया है, किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष है। और हम जानते हैं कि जो वायु है यानी जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1/3/2, यहाँ पे इसको हम करेंगे, और जब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। यहाँ पूछा गया है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष कितना है, 3/2 है। आपसे बोला गया है कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो आपको कांच के सापेक्ष निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो वायु है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1, और वायु का निकालना है किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के सापेक्ष निकालना है। तो वायु का हमको पता होना चाहिए, वायु का 1 है, और कांच का कितना है, कांच का है 3/2। तो इसको यहाँ पे 1/3/2 रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। यही इसका आंसर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को जो पूछा गया था सुपर टेट 2018 में, और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। मतलब है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के जो अपवर्तनांक हैं वो क्रमशः दिए गए हैं, 4/3 तथा 3/2 हैं। फिर आपसे बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में सुपर टेट के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सुपर टेट का लेवल कैसा है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुपर टेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो जल का अपवर्तनांक है वो कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से शॉर्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे, N और G, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर W कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 4/3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
इसको हम लिख सकते हैं एन जी। एन का मतलब होता है अपवर्तनांक और जी का मतलब है कांच का। तो यहाँ पे कांच के अपवर्तनांक की बात की गई है, कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है रिस्पेक्टिवली। फिर आपसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर के। यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि किससे तुलना करके पूछ रहा है। यहां पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का पूछ रहा है किससे कंपेयर करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से पूछ रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटे में किससे तुलना करने की बात कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। यानी हिंदी में अगर हम देखें तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो पूछा जा रहा है, लेकिन किससे कंपेयर करके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक आप इस तरीके से लिखेंगे। और आपके पास वैल्यूज ऊपर दी गई हैं। क्या था, कांच का कितना अपवर्तनांक था, 3/2 था। बटे में कितना था पानी का, तो 4/3 था। आपको ये सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, 3/2 इसको इधर ले जाएंगे तो गुणे में 3/4 हो जाएगा। इतना तो हम जानते हैं कि जब गुणे में जाएगा तो ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा इस तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 3×3 9 आएगा और 4×2 8 आएगा। या तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, या इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, या इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 9/8। इसको आप सरल करेंगे तो क्या करेंगे, 8 एकम 8, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ हो गया 10। तो 8 एकम 8, यहाँ बचे 2, 8×2 16, यहाँ बचे 4, 8×5 40। तो या तो ये हो सकता है 9/8, या फिर अगर ऑप्शन के अंदर 1.125 है तो यही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कम समय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो टॉपिक है उसको समझ लिया है। और बाकी अगले वीडियो में आप लोग क्या चाहते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जो टॉपिक आप सुपर टेट के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और उसी के ऊपर फिर वीडियो अगला बनेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।